देश में हाल ही में हुए आम चुनाव में बीजेपी को जहां तगड़ा झटका लगा, तो वहीं कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी सीट लगभग दोगुनी कर ली। बीजेपी 303 सीट से घटकर 240 पर आकर सिमट गई और अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। तो वहीं कांग्रेस ने 99 सीटें अपने नाम कर लिया। पिछले काफी समय से राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो कभी वो दुख और तकलीफ में फंसे लोगों से मिलकर उनकी परेशानी सुन रहे थे। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर भाजपा को घेरने का काम किया था और विपक्ष का ये गठबंधन अपना काम करने में काफी हद तक सही साबित हुआ और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की झोली में 43 सीटें डाल दी, तो भाजपा को 31 सीटों पर ही जीत मिल पाई। इस चुनाव के बाद जहां राहुल के तेवर अलग ही दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के 99 सांसदों के तेवर भी अलग हैं। संसद में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसदों ने लगातार भाजपा को घेरने का काम किया है और खासकर महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे ने तो बजट को लेकर सीतारमण की नींद उड़ा दी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पहली बार सांसद बनी भाजपा नेत्री कंगना रनौत को भी इशारों में काफी सुनाया और जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि इनके मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। उन्होंने कहा कि इनकी लाख कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि बीजेपी के लोग जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो इनको महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं टाल सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू ने ही रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है, लेकिन इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या यह हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी की जंजीर में जकड़ी पड़ी रहने के बावजूद जिंदा है, वह खतरे में कैसे आ सकती है? अब हम जिस दूसरी महिला के बारे में आपको बताने वाले हैं वो और कोई नहीं, राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं। राहुल की तरह ही प्रियंका भी अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और राहुल गांधी द्वारा केरल के वायनाड सीट को छोड़ने के बाद अब उपचुनाव में प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका भी काफी ज्यादा प्रभावशाली नेत्री हैं और समय समय पर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेकर जमकर हमला बोला है। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीजें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाए रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वो थी सामाजिक एकता की। धन दौलत ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था और मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है, पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूँगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है?
पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है। सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपये देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपये देते, 18,000 रुपये जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपये का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है, क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में, शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम से मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज, घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है, क्योंकि ये योजना जो है गाँवठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन
असलियत यह है कि गांव में गांवठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गांवठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको पीएम आवास योजना देंगे। अभी गांवठान जमीन लाएंगे कहां से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूं कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गावरान जमीनें हैं गांव में, उनको गांवठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपए इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत टुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000 दिए जाए पंतप्रधान आवास योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10 लाख से लेके 20 लाख की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिशें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेड नहीं पाए, उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेड करने का कर्जा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।